नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की तरफ से है। दोस्तों, दुबई एयर शो के दौरान अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला है। रशिया की तरफ से इस बार फाइनली अपने Su-57 की एक्सपोर्ट वेरिएंट का एक अपडेटेड स्केल मॉडल को शोकेस किया गया है। ये मॉडल Su-57 की प्रीवियस मॉडल के मुकाबले काफ़ी अलग दिख रहा है। खास करके इसके रियर इंजन सेक्शन को अभी काफ़ी अलग तरीके से शोकेस किया गया है। अभी सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि अब Su-57E में एक रेक्टेंगुलर 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नोजल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये वही चीज़ है जिसका डिमांड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से FGFA प्रोग्राम की शुरुआत से, यानी कि रशिया को शुरू से ही डिमांड किया जा रहा था। ये फ्लैट एग्जॉस्ट शेप एयरक्राफ्ट की इंफ्रारेड सिग्नेचर को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है और रियर RCS को भी 50% के आसपास रिड्यूस कर देता है, जो कि Su-57 की स्टेल्थ परफॉर्मेंस में अभी एक मेजर जंप होने वाली है। शुरू से ही राउंड नोजल की वजह से Su-57 की स्टेल्थ पैरामीटर को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा था। खास करके इसे एयरक्राफ्ट की रियर स्टेल्थ प्रोफाइल सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, और आज तक इसे Su-57 का सबसे बड़ा वीकनेस माना जा रहा था। रशियन साइड का भी ये कहना है कि ये इंप्रूवमेंट Su-57 को एक लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट से एक ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ फाइटर जेट की कैटेगरी में डालने वाला है, जो कि F-35 जैसे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्ट कंपटीशन के लिए काबिल होने वाला है। अभी 2024 में जुहाई एयर शो के दौरान, 2025 में एरो इंडिया के दौरान और इवन मलेशिया में किए गए लिमा एक्सपो के दौरान भी रशिया की तरफ से Su-57 को शोकेस किया गया था। लेकिन अभी पहली बार दुबई में इसकी नई अपडेटेड मॉडल को डिस्प्ले किया जा रहा है, और खास करके मिडल ईस्ट और एशियन बायर को टारगेट करने के लिए इसको किया जा रहा है। और इस अपडेट के साथ Su-57 को लेके इंडियन एयरफोर्स का जो मेजर कंसर्न था वो अभी ऑलमोस्ट रिजॉल्व होने वाली है, जिस वजह से अभी इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंसिडर करने की चांस काफी हद तक इंक्रीज होने वाली, क्योंकि पहले से रशिया की तरफ से इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भारत को दिया जा चुका है। और अगर अभी इसकी नई इंजन और 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को भारत को ऑफर किया गया तो ये भारत के लिए एक बढ़िया ऑफर होने वाली है। अगला अपडेट सफरान की नए 120 किलोन्यूटन क्लास से 140 किलोन्यूटन क्लास की टर्बोफैन इंजन की तरफ से है, जिसको रिसेंटली सफरान की तरफ से भारत की MCA फाइटर जेट के लिए ऑफर किया गया है। इसके बारे में हम लोग 1 या 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे, और अभी इसको लेके एक नई अपडेट सामने आई है। फ्रांस की सफरान एयरक्राफ्ट इंजन की तरफ से अभी ये बात कंफर्म किया गया है कि उनका प्रपोज्ड इंजन इनिशियली MCA में इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन की डायमेंशन के साथ एग्जैक्टली सिमिलर होने वाला है, जिसका मतलब ये कि इस नई इंजन को F414 सीरीज के इंजन को इस्तेमाल करने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट में प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह फिट किया जा सकता है, जिसमें एयरफ्रेम में कोई बदलाव करने की या डिज़ाइन में मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यानी फ्यूचर में तेजस मार्क 2, MCA या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, इन सभी में इस इंजन को आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनिशियली इस बात को लेकर डाउट किया जा रहा था कि अगर भारत की तरफ से फ्यूचर में डेवलप किए जाने वाले एरो इंजन का डायमेंशन जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन के साथ मैच नहीं करता है या इससे डिफरेंट होता है, तो खास करके इसको MCA में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सारे इशू क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम में बदलाव करने में या मॉडिफिकेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिससे MCA का पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर के ऊपर काफी असर पड़ने की उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन अभी सफरान के स्टेटमेंट के बाद ये डाउट क्लियर हो चुका है। लेकिन ये टास्क अभी सफरान के लिए काफी चैलेंजिंग जरूर होने वाला है, क्योंकि हम एक लोअर साइज के इंजन में 20 से 40% तक का एनहांस थ्रस्ट को अचीव करने की कोशिश करने वाले, और पहले से ही तय किए गए डायमेंशन के हिसाब से अपनी रिक्वायर्ड थ्रस्ट टारगेट को हासिल करने के लिए एक इंजन को डेवलप करने वाले हैं, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का उल्टा प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि आमतौर पर किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने से पहले सबसे पहले इसकी इंजन को डेवलप किया जाता है, फिर इसके लिए एक इंजन को सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद उस इंजन को बेस करके एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम को डेवलप किया जाता है। लेकिन MCA के केस में हम पहले से MCA को जनरल इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन की डायमेंशन के हिसाब से बना चुके हैं, और इसे रिप्लेस करने के लिए अभी हमें बिल्कुल सेम डायमेंशन की इंजन को डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली। अगला अपडेट DRDO के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। अभी DRDO के एक सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि भारत अभी खुद से एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की फुल कैपेबिलिटी को हासिल कर चुका है। अभी DRDO की तरफ से किसी भी ऑफ द शेल्फ कमर्शियल एयरक्राफ्ट को बेस करके या बेस प्लेटफॉर्म के तौर पर लेकर उसको
P-8I कैटेगरी की मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि DRDO की तरफ से अभी एक इंडिजिनस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर काम पहले से स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि एयरबस की C295M एयरक्राफ्ट को बेस करके बनाया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट को DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम यानी कैप्स की तरफ से लीड किया जा रहा है, जिसमें इंडिजिनस AESA रडार, IFF सिस्टम, सिक्योर डाटा लिंक सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर जैसे और भी कई सारे सिस्टम इंटीग्रेट किए जाने वाले हैं, जिसे DRDO की तरफ से मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट या MRMR एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। लेकिन ये फ्यूचर में हमारे लिए इंडिजिनस लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बनाने वाला है। अभी इंडियन ओशन रीजन में चाइना की नेवल प्रेजेंस काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसमें चाइना की तरफ से रेगुलर बेसिस पर सबमरीन, सर्वे वेसल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेजा जा रहा है, जिस वजह से अभी भारत को भी अपनी नेवल सर्वेलेंस नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें MRMR एयरक्राफ्ट और फ्यूचर में लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दोनों क्रिटिकल रोल प्ले करने वाले हैं। DRDO के मुताबिक ये MRMR एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग 12 P-8I एयरक्राफ्ट को सप्लीमेंट करने वाला, जो कि लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मेन बैकबोन होने वाले। जुलाई 2025 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से टाटा एयरवेज कंसोर्टियम को 9 MRMR एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को दिया गया था। साथ ही नेवी के लिए भी 295 एयरक्राफ्ट की 6 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था और इसके लिए ऑर्डर को दिया गया था। और ये डील 2021 के C295 प्रोग्राम का एक एडवांस एक्सपेंशन होने वाला है। C295 एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 घंटे तक होने वाले और इसका रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक होने वाले, जो कि बिल्कुल P-8I एयरक्राफ्ट और हमारी डोनर 228 एयरक्राफ्ट की बीच की कैटेगरी में आने वाला है। और इस वजह से आगे चल के इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे 6 से 8 एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट ATGS को लेकर है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ATGS, जो कि DRDO, भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया एक 155mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की हाउजर है, उसकी डिलीवरी 2027 तक शुरू होने वाली है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को बात रिक्वेस्ट किया गया कि ATGS का जो 307 यूनिट का इनिशियल ऑर्डर दिया गया था, ये ATGS की पोटेंशियल के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है, जिस वजह से अभी इंडियन आर्मी को इसे बड़ी मात्रा में अपनी सर्विस में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अभी आर्मी की रिक्वायरमेंट के अंदर 2000 से भी ज़्यादा टोड आर्टिलरी गन की जरूरत पड़ने वाली, जो कि पुराने बोफर फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं। तो बस 307 गन का ऑर्डर, जो कि 6900 करोड़ के आसपास का था, इंडस्ट्री के हिसाब से सिर्फ 2 ही रेजिमेंट के बराबर होने वाली है। ATGS की खास बात इसका 48 किलोमीटर तक का स्ट्राइक रेंज, ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम और शूट एंड शूट कैपेबिलिटी होने वाली है, जो कि हिमालयन बॉर्डर एरिया में बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अभी ऑर्डर किए गए ATGS में से यानी कि 307 गन में से 184 यूनिट को कल्याणी ग्रुप की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाने वाला और बाकी बचे 123 यूनिट को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जो कि खास करके आर्टिलरी गन की सेगमेंट में होने वाला है। लेकिन अगर हम ATGS की डेवलपमेंट कॉस्ट और इसकी स्केल अप पोटेंशियल के बारे में बात करें तो ये ऑर्डर कुछ खास नहीं होने वाली, जबकि दूसरी तरफ सेम स्टैंडर्ड की इंपोर्टेड गन को अभी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि ATGS की फ्यूचर के लिए इतनी अच्छी बात नहीं होने वाली है। अभी ATGS के अलावा प्राइवेट सेक्टर में एक तरह की आर्टिलरी शोडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी एक अल्ट्रालाइट ATGS को डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है। सेम टाइम पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अपना एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक वेरिएंट को भी टेस्ट किया जा रहा है और अदानी डिफेंस की तरफ से वे भी एनहांस्ड 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की धनुष गन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि रेंज और फायर पावर के मामले में ATGS को मैच करने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता भी पड़ने वाला है। यानी कि हमारे पास अभी काफी सारे इंडिजिनस आर्टिलरी ऑप्शन मौजूद होने वाले, लेकिन हम फिर भी इंपोर्टेड सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद अभी हमारे इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रीज को इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की रुद्र ब्रिगेड को लेकर है और अभी इंडियन आर्मी की नई रुद्र ब्रिगेड को लेकर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट सामने आई है, जिसे भारत की मॉडर्नाइज ऑफेंसिव पोस्चर का रियल सिंबल माना जा रहा है, जिसको अभी कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के नाम से जोड़ा जा रहा है। यानी पुराने टाइम की कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का ये एक अपडेटेड वर्जन होने वाला है, जो कि टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड होने वाली है और अभी इसे फाइनली ऑपरेशनल फॉर्म में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया जा चुका है। कोल्ड स्टार्ट का
ओरिजिनल कॉन्सेप्ट 2000 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जिसमें रैपिड मोबिलाइजेशन, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स और एनिमी टेरिटरी के अंदर एरिया और के अंदर ही हाई थ्रस्ट ऑपरेशन को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी को डिफाइन किया गया था। लेकिन पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के कारण से उस डॉक्ट्रिन को कभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। अभी इंडियन आर्मी इसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर के हिसाब से अडॉप्ट कर चुकी है और अभी कोल्ड स्ट्राइक के रूप में इसको रिवाइव किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमने जो देखा था वो भी इसी के अंदर आता है। रुद्र ब्रिगेड को अभी नेक्स्ट जनरेशन ऑफेंसिव फॉर्मेशन के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। ये ब्रिगेड नेटवर्क सेंट्रिक, फुली डिजिटाइज्ड और रैपिड एक्शन ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जिसमें कटिंग एज सर्वेलेंस सिस्टम, यूएवी बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम, प्रिसीजन टारगेटिंग आर्टिलरी सिस्टम और इंटीग्रेटेड एयर सपोर्ट जैसे मॉडर्न टूल मौजूद होने वाले हैं। यानी कि हाल ही में फॉर्म किए गए रुद्र ब्रिगेड को अभी इंडियन आर्मी की मॉडर्न कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का फेस माना जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।